लास्ट गेट टुगेदर प्रोग्राम ये ऑनगोइंग जर्नी है, चलती रहेगी आगे तक। अभी जिसको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, आगे आप उसको कास्केट कीजिए, लोगों को बताइए कि आज ऐसा प्रोग्राम हुआ था, हमें बहुत चीज सीखने को मिली। आगे अपने सर्कल को, अपनी सीएमपी को बढ़ाने के लिए मैं क्या बेस्ट चीजें कर सकता हूं। डेलीगेशन इज वेरी गुड, अपने काम को किसी को डेलीगेट करना ये एक अच्छी पहचान होती है, बट मेरी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, अगर देखो डेलीगेशन दो तरीके का होता है। एक डेलीगेशन है कुछ काम आया, MIS का काम, एक PPT बनाने के लिए मैंने अपने किसी बंदे को दे दिया। एक होता है कि मेरा जो है फाइनेंशियल, जो मुझे अपने पोर्टल पे बिल लगाने हैं, जो मुझे अपने ट्रैवल का बिल लगाने हैं, वो मैं किसी बंदे को दे दूं, भाई तू अपलोड कर दे मेरे बिल्स। और फर्जी बिल लगा रहा है, क्या कर रहा है। कुछ काम होते हैं जो मुझे ही करने हैं, कुछ काम मैं डेलीगेट कर सकता हूं। क्या इस बात से मतलब मेरा, कुछ टेक्नीशियन है जो डायरेक्ट अपनी साइट को अच्छे से हैंडल करते होंगे, उसका PM करते होंगे, उसको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते होंगे, इलेक्ट्रिक हाइजीन मेंटेन करते होंगे, उनकी साइट मैक्सिमम अप टाइम देती होगी, कोई इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट या कोई भी इंजरी इंसिडेंट नहीं होता होगा। कुछ टेक्नीशियन ऐसे होंगे जिन्होंने 30 साइटें हैं, उसमें से 25 साइटें डेलीगेट कर रखी हैं किसी न किसी को। उससे क्या है, पूरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि हम खुद समझ सकते हैं, जिसको आपने 1000 रुपए 500 रुपए पे हायर किया एक साइट को संभालने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। क्या वो सच में उस साइट को मेंटेन कर सकता है? क्या उसको सच में उस साइट की बारीकियों की जानकारी है जो आपको है? क्या उसको वो ट्रेनिंग, BP या जो भी इंपॉर्टेंट टूल टेकल्स है उसको मिले हुए हैं? क्या वो बंदा उतना कैपेबल है एज पर स्किल्ड और नॉन, जो अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके तहत कि वो साइट पे काम कर ले? क्या उसको उस साइट के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं कैसे अपनी साइट, अपनी प्रॉपर्टी, जब मैं अपने घर की एक साइकिल को किसी को देने में को 10 बार सोचता हूं, मैंने लाखों की एक साइट 1000 रुपए में अपनी बेच दी इनडायरेक्टली। 1000 रुपए में अपनी साइट मैंने बेच दी किसी को। अब तू कुछ भी कर, तू इस साइट का मालिक है, चाबी रख अपने पास और जो तुझे करना है करता रहे। उसके बाद एक दिन वहां पे अनफॉर्चुनेटली एक फायर इंसिडेंट होता है, और उस फायर इंसिडेंट के होते ही वो बंदा तो भागता ही है सबसे पहले, बट जो जिस बंदे ने डेलीगेशन किया, जो बंदा उस सिस्टम को करप्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उस बंदे का टर्मिनेशन हो जाता है उस सिस्टम के साथ। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो आप, तो उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेशन में क्या होगा आपके साथ, एक इंजरी। भाई अपनी सीट ले लीजिए फटाफट, एक्सक्यूज मी, पीछे सीट ले लो। उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है, कोई इंजरी इंसिडेंट हो सकता है। फायर इंसिडेंट से भी ज्यादा खतरनाक इंजरी इंसिडेंट। मतलब मेरा खुद के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मेरे को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या टावर पे से कोई बंदा गिर गया काम करते हुए, तो एक सबसे अनफॉर्चुनेट इंजरी इंसिडेंट हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, एक अनस्किल्ड बंदे को आपने टावर हैंडओवर दे रखा है, वो दुकान अपनी बाहर चलाता, आपने बोल दिया भाई लाइट चली जाए तो जाके DG चला देना। क्या है कि साइट डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, DG चला देना। तो वो गया, बारिश का माहौल है, मानसून है, वो गया DG चलाने के लिए नंगे पैर, वैसे ही बैठा हुआ दुकान पे, उठा, मैं कहने लगा यार खाली जो है MCB को जो भी मतलब वहां पे करना है और DG को मुझे रन कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब ये सिचुएशन हुई, अनफॉर्चुनेटली वहां पर अचानक से कोई हाई सर्ज आया या EB आ गई, या और कोई मल्टीपल इश्यूज आते हैं, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, उसकी डेथ हो गई, या उसके साथ और कोई इशू हो गया, और उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया जिस बंदे को आपने हायर किया था वहां पर।
देखो मेरे साथ तो हो ही सकता, मतलब जो डायरेक्टली टेक्नीशियन उसमें इन्वॉल्व है उसके साथ तो हो ही सकता है, बट जो बंदे को आप डेलीगेट कर रहे हैं उस काम के लिए, ये उसके साथ भी हो सकता है, उसके साथ प्रोबेबिलिटी सिवियरिटी और ज्यादा है, वो बंदा और ज्यादा खतरे में, क्योंकि उसको तो साइट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना वो कोई ट्रेनिंग में जाता है, ना ही वो किसी इंजीनियर से मिलता है, इंफ्रा लीड से मिलता है, ना वो किसी सर्किट टीम से मिलता है, ना वो सेफ्टी टीम से मिलता है, ना वो यूटिलिटी टीम से मिलता है, तो वो तो जीरो नॉलेज वाला बंदा है। आपने बस ये बता दिया ये काम कर देना, क्या ये सही है तरीका? कितने टेक्नीशियन है यहां पर? हाथ ऊपर करिए फटाफट। ठीक है, तो बहुत सारे टेक्नीशियन है। फाइबर की टीम, फाइबर के बस इतने लोग हैं। ओके, रिगर, ठीक है। यूटिलिटी की टीम अपनी ज्यादा है। सुपरवाइजर्स, यूटिलिटी सुपरवाइजर्स, ओके 4-5 है, ठीक है। तो मिली जुले लोग हैं यहां पर, सबके लिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना। साइट के बारे में मैं स्पेसिफिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइटों पे ही ये काम ज्यादा होते हैं। हम लोग अपना जो काम डेलीगेट कर रहे हैं किसी को, ये डेलीगेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। आने वाले इंसिडेंट को और अपनी साइट को सेफ रखने के लिए कंपनी में ये चीज सोच करके ज्वाइन मत कीजिए कि मेरी 3-4 महीने का टारगेट है और ये टारगेट मुझे अचीव करके उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा यहां से। क्योंकि जो इस माइंडसेट के साथ किसी भी कंपनी के साथ या फर्म के साथ जुड़ता है, वो हमेशा अपनी नौकरी को चेंज करता रहता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और जब आपका रिज्यूम या जब भी आप किसी को बताते हो मैं तो 3-3, 4-4 महीने में फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा हूं जॉब, तो आपको आफ्टर 2 to 3 जॉब, 2-3 जॉब के बाद फिर जॉब मिलनी बंद। क्यों? क्योंकि लोग जान जाते हैं कि ये भगोड़ा है और ये 2 महीने बाद ये नौकरी छोड़ के जाएगा, तो ऐसा बंदा कोई भी सिस्टम में नहीं चाहता है। तो हमें क्या उस कैटेगरी में आना है? अरे बोलो भाई, नहीं आना है। तो उसके लिए क्या करना है? जो देखो डूज एंड डोंट्स सबको पता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे किसी को बताने की जरूरत है क्या? किसी को जरूरत है तो बिंदास होकर हाथ ऊपर कीजिए। अभी फिर हम उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, होता है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो हम प्रवीण से या राममिलन से बोलेंगे भाई इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराओ, और ही इज न्यू इन सिस्टम और ये जो है नहीं समझ पाया अभी तक चीजों को। तो ऐसा कोई बंदा है जिसको साइट पे क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं पता है ऐसा कोई बंदा हम में से? लाउड एंड क्लियर बताओ भाई, पता है सबको ना? अगर पता है उसके बावजूद भी अगर मैं कर रहा हूं तो इट मीन्स मेरी फॉल्ट। एक भाई वहां हंस रहे हैं, वो क्यों हंस रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही करता आया हूं 5-6 साल से, 7 साल से, या 3 साल से, 1 साल से, और मेरा तो बिंदास है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता नहीं बिल्कुल नई बात इन्होंने आके बतानी चालू कर दी। वो इसलिए हंस रहा है, मुझे पता है, वो इसीलिए हंस रहा है कि मुझे तो सब कुछ आता है और ये मुझे आके नई बात इन्होंने एकदम से बतानी चालू करी है, और ये सोच रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मैं बता रहा हूं, और मैं तो सर्वज्ञानी हूं, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है? 2-3 लोगों का चेहरा मुझे दिख रहा है, इस तरीके की फीलिंग आ रही है उनके चेहरे से। बट उन 2-3 लोगों को अवॉइड करते हुए जो अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2-3 लोग तो यहां से जब प्रोग्राम खत्म होगा, वो 2-3 लोग ऐसे जाने वाले हैं बाहर, जिनको आप कितना भी समझा लोगे, वो ऐसे ही उनकी क्या बोलते हैं, लोहा लाट हड्डी है उनके शरीर की, उनका आप माइंडसेट चेंज कर ही नहीं सकते, वो जैसे वो वैसे ही रहेंगे। बट जो अच्छे लोग हैं आप जैसे, वो लोग इसको समझ के जाइए कि जो चीज इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों को और भी लोग बताएंगे अच्छी अच्छी चीजें, और आगे हम लोग और कोर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और चीजें भी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। जैसा मैंने बोला, ये एक आरएनआर प्रोग्राम नहीं है सिर्फ, ये आजमगढ़ का इंप्रूवमेंट प्लान है, आजमगढ़ का इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है।
आजमगढ़ सीएमपी को कैसे नेक्स्ट लेवल के लेके जाना है, ये उस चीज का प्रोग्राम है। क्यों सीएमएम सर लास्ट 2-3 मंथ से बार बार बोल रहे हैं कि हमें आजमगढ़ में करना है ऐसा प्रोग्राम। क्या हमारे अंदर खूबियां हैं कि हमें उन्होंने चूज किया कि नहीं आजमगढ़ में ऐसा प्रोग्राम करते हैं, और पूरे सर्कल को हम वहां से एक मैसेज देंगे कि आजमगढ़ टीम जो चीजें अच्छी कर रही है वो बताएंगे, और जो चीजें नहीं कर पा रही है उसको कैसे इंप्रूवमेंट होगा उसमें, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वी आर फॉर्चुनेट, हमारी लीडरशिप टीम यहां पे है। लीडरशिप टीम से हम लोग कुछ सीखेंगे, आगे हम उसको बढ़ाएंगे। वो इस लिमिट में नहीं रहेगी। जो सुपरवाइजर लेवल की लॉबी है, फाइबर सुपरवाइजर है, सीएम या जो भी सीनियर लोग हैं, वो आगे इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए। इस प्रोग्राम से निकलने के बाद अपने जो और भाई हैं उनको बताइए कि भाई हमने वहां जाके क्या सीखा है, क्या डिस्कशन हुआ, क्या चीज हमें और अच्छी करनी है अपने सीएमपी को, अपनी जेसी को, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। एक लास्ट पॉइंट में बोल देता हूं, उसके बाद केपी सिंह जी को हैंडओवर दूंगा सो डैट वो आप लोगों को बता सके। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मैनेजमेंट हमेशा जो है गाली देता है, मैनेजमेंट हमेशा चिल्लाता रहता है। ठीक है, अभी एक भी टेक्नीशियन को मैं यहां बुला लूं, वो अपनी 10 परेशानी मुझे बताएगा, 10 परेशानी मुझे बताएगा। साइटें कितनी है, कोई टेक्नीशियन हाथ उठाइए दोबारा। आपके पास कितनी साइटें हैं मेरे भाई? 21। बैठ जाइए। मेरे भाई के पास 21 साइटें हैं। 21 साइटों पे 21 पे हर महीने पीएम आता होगा। उसके अलावा हजारों एक्टिविटीज हैं। उसको बुला के, मैं बुलाऊंगा नहीं, बट अगर मैं उसको बुला के पूछूं, कम से कम मुझे 50 प्रॉब्लम्स बता सकता है यहाँ पे। सही है ये? अब आप सोचिए, आप एक इंफ्रा लीड, इंफ्रा इंजीनियर जो सीएमपी देख रहा है, सीएमएम, डिप्टी सीएमएम जो सर्कल देख रहे हैं, फिर एक नेशनल हेड हो गया अपना। एक आदमी 20 साइटों पे इतना प्रेशर झेल रहा है। भाई आप बाहर चले जाइए प्लीज, बाहर चले जाइए, बात करके आइए आराम से। आप सोचिए, एक बंदा, एक टेक्नीशियन 20 साइटों को प्रेशर महसूस कर रहा है और वो 50 परेशानी स्टेज पे आके बता सकता है। एक इंफ्रा इंजीनियर जो एक पर्टिकुलर एरिया को देख रहा है, एक इंफ्रा लीड जो पूरे सीएमपी को देख रहा है, एक सीएमएम, डिप्टी सीएमएम जो पूरा सर्कल देख रहे हैं, जिनके पास 15,000 साइटें हैं। कितने सारे चैलेंजेस हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम है। हम में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं बोल सकता टॉप मैनेजमेंट में कि मेरा तो ये बंदा काम नहीं कर रहा। अगर आपके पास 20 साइटों के साथ 50 परेशानियां हैं, 15,000 साइटों के साथ कितनी परेशानी आनी चाहिए, वो कैलकुलेशन जब तक मैं अपने माइंड में नहीं बैठाऊंगा, जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे यहां जो परेशानी है, मैं 1 लाख बार सोचता हूं कि यार सर को फोन करूं, नहीं पता नहीं यार बिजी होंगे, छोड़ते हैं, चल कर लेंगे अपने आप। पता नहीं यार राम मिलन को कॉल करूं, हो सकता है बीसी में होगा या कुछ कहीं इंपॉर्टेंट जब तक मुझे बिल्कुल कोर वर्क ना आ जाए कि उनके ही क्लिक से होना है, अनटिल एंड अनलेस मैं अवॉइड मारता हूं कि ठीक है अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई कंप्लेंट ना ले जाने वाला, जो हो सकता है आपकी चैलेंजेस डिफरेंट है, मैं अपने से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं आप लोगों का, बट ये माइंडसेट भी होता है। किसी का रोने का ही आदत है, अरे ये हो गया, वो हो गया, हमारे तो साइड पे रेक्टिफायर नहीं है, फलाना नहीं, बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो है, चैलेंजेस है, मुझे पता है। क्या 20 की 20 साइटों में है? 20 में से 3 साइटों पे होगा, 2 पे होगा, 4 पे होगा। क्या 17 साइटों का 100% अप टाइम है? नहीं है। तो ज्ञान मेरे पास क्या है, वो सब 3 साइटों पे प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट अदर 18 साइट्स? बची हुई 18 साइटों का क्या? आपके बिहाफ पर आईएल रेस्पॉन्सिबल है। जब तक मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड नहीं समझूंगा,
हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि हाँ ठीक है, मुझे साइट मेंटेन करनी है, मैं साइट का टेक्नीशियन हूं। आपके इंफ्रा लीड तो अकाउंटेबल है, उसको तो जवाब देना है। 99.56% अब टाइम क्यों आया, क्यों 99.9590 नहीं आ रहा? ये काम ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किसी को जवाब देना जिम्मेदारी से ज्यादा डिफिकल्ट है। आप जिम्मेदार तो है ही है, उसके बाद आपको किसी और के बिहाफ पे जवाब देना है। ये बंदा काम क्यों नहीं कर पाया, उसका जवाब मुझे देना। तो आप जब मैनेजमेंट, अब बहुत सारे लोग हैं, अरे यार बहुत प्रेशर आता है यार, अरे वाराणसी से बहुत प्रेशर आता है यार, अरे ऑफिस में बैठे बैठे बहुत प्रेशर देते हैं यार, रात में नींद नहीं पूरी। क्या उस बंदे की नींद पूरी हो रही है क्या? आप तो 20 साइटों में नींद नहीं हो रही पूरी, और एक बंदा 15,000 साइटें देख रहा है, एक बंदा 2,500 साइटें देख रहा है, उसकी नींद पूरी हो जाएगी है? ये हमारी सोच है कि वो बंदा एंजॉय कर रहा है, हमारे ऊपर सारा प्रेशर है। प्रेशर आप यकीन मानिए, हमेशा जब टॉप टू बॉटम डेलीगेट होता है, नीचे आते आते प्रेशर 40% बचता है। कितना भी प्रेशर देने वाला बंदा हो, ऊपर से जब प्रेशर उसके पास आता है, वो डेलीगेट होते होते लेयर वाइज वो 50-40% प्रेशर बचता है। इट मींस वो बंदा 100 ले रहा है और आपको प्रेशर सिर्फ 40 दे रहा है। जब तक मैं ये परेशानियां अपने मैनेजमेंट की नहीं समझूंगा, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि यार मेरा मैनेजमेंट किस पेन से गुजरता है, मेरे जो मैनेजर्स हैं उनके साथ क्या परेशानी है, तब तक मुझे हमेशा अपनी परेशानी बड़ी लगेगी। मुझे लगेगा कि यार मैं सारी चीजों को झेल रहा हूं और मेरा मैनेजमेंट तो बस खाली मुझको प्रेशराइज करता है और मैं सुपरमैन हूं, मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूं। कई टेक्नीशियन सोचते हैं, कई लीडर या कोई भी ये सोचता है कि मैं शो रन कर रहा हूं। क्या ये सच्चाई है? आप आज सिस्टम से निकल और कितने सारे टेक्नीशियन निकल जाते हैं, क्या वो साइटें नहीं चल रही हैं? चल रही है। आज हम में से कोई भी चला जाए, क्या आप कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी, तब भी चलेगी। तो अगर ये सारी चीजें चल रही हैं एज इट इज, ये सारी परेशानियों को हम लोग, परेशानियां होते हुए भी हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और उसकी रनिंग सेम है। परेशानी किससे है? उस ईच इंडिविजुअल से है जिसने परेशानियों को क्रिएट किया हुआ है। उस इंडिविजुअल को अगर हम निकाल दें तो परेशानियां नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूं, चैलेंजेस हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, मटेरियल की कमी है, मैं मानता हूं, बट जितनी बताई जाती है उसकी 20-30% है सिर्फ। मेरी 100% साइटों पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, सेफ्टी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल ग्लव्स पहन के काम नहीं होता। मुझे पता है क्यों नहीं होता, करा ही नहीं जिंदगी में कभी। जब नहीं किया है तो कहां से होगा? जिंदगी में कभी नई चीज जब अडॉप्ट करते हैं हमेशा परेशानी आती है। बचपन में साइकिल चलाना चालू किया तो कम से कम 4 बार घुटने फूटे होंगे, तब साइकिल पे की गद्दी पे बैठे होंगे। कोई भी बच्चा डायरेक्ट साइकिल गद्दी पे नहीं बैठ के चला पाता। मेरे तो फूटे, हो सकता है आप में से कोई सुपरमैन होगा तो हो सकता ना भी फूटा हो, बट आई एम नॉट सुपरमैन, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं, मेरा फूटा। तो सुपरमैन को अगर मैं छोड़ दूं, जो कि होंगे जैसे मैंने शुरू में बोला 2-3 है यहाँ पे, 2-3 है, वो बाहर निकल के बताएंगे आपको। जब वो नीचे जाएंगे खाने पे तो बताएंगे यार मुझे तो सब आता था, फालतू की बात होगी बहुत देर। तो वो सुपरमैन आपको मिलेंगे, बट आप उनसे सुन के सुपरमैन मत बनिएगा। आप इंसान ही रहिएगा, आप ह्यूमन बीइंग ही रहिएगा। और जो चीज आपको बताई जा रही है कंपनी की तरफ से, जो परेशानियां आपको दिखाई देती हैं कि इलेक्ट्रिकल ग्लव्स पहन के मेरा स्क्रू नहीं टाइट होता, अरे कौन कह रहा है तेरे को स्क्रू टाइट करने? निकाल दे यार ग्लव्स स्क्रू टाइट करने के टाइम पे। भाई वो तो तेरा टूल तो इंसुलेट है ना,
स्क्रू ड्राइवर तो इंसुलेट होता है, छूना ही नहीं है। स्क्रू ड्राइवर उठा के टाइट करते हैं, फिर ले ग्लव्स। ग्लव्स पहनने का पर्पज है मेरे को कोई लाइव वायर नहीं छूना, कहीं मेरा हाथ गलती से टच ना हो जाए, इसीलिए तो ग्लव्स इतना लंबा दिया जाता है। तो ये तो बहाने हैं कि मेरा जो है स्क्रू नहीं टाइट हो रहा, मेरे को तो भाई ये नहीं हो रहा, मेरा तो जो है छोटी जगह पे हाथ नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सेम बहुत सारे लोग हैं, हेलमेट नहीं लगाना। देखो यार, डूज एंड डोंट्स सबको पता है, मैं किसी को ये ज्ञान नहीं देना चाहता कि आपको आईएसआई का क्रैश हेलमेट पहनना चाहिए। पूरी दुनिया को पता है, जो भी एडल्ट है, जिसके भी दिमाग है, विजडम है, उसको सबको पता है कि मैं 2 व्हीलर राइड करूंगा तो मुझे आईएसआई का क्रैश हेलमेट पहनना है। मैं अपने छोटे बच्चे को साइकिल दिला रहा हूं, उसको कह रहा हूं तुम हेलमेट पहनो, अब खुद नहीं पहनना। और वो छोटा बच्चा कहां चला रहा है? गली पे, रोड पे चला रहा है कि अगर गिरेगा भी तो छोटी मोटी चोट आएगी उसके। और आप चलाते हैं 80 की स्पीड में, मोबाइल जो है हेलमेट के अंदर या ओपन लेकर के चलाते हैं। और कितने लोग हैं जो बाइक चलाते हुए मोबाइल का यूज करते हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा, बट 80% करते हैं, 100% करते हैं। एक बाइक होता 100% लोग अगर बाइक चलाते हुए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, क्या ये बात नहीं पता है? अच्छा, किसको नहीं पता है कि गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए मुझे मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए? किसको नहीं पता ये बात? सबको पता है। इसका मतलब नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज तो मुझे बहुत सारी चीजों की है, क्या मैं वो कर पाता हूं? नॉलेज तो मुझे लाखों चीजों की है, क्या मैं वो चीजें सही से कर रहा हूं? मुझे पता है कि मुझे साइट नहीं डेलीगेट करनी, मुझे पता है मेरा डीजी ऑटो में होना चाहिए, मुझे पता है मेरी साइट में मैक्सिमम अप टाइम आना चाहिए, मुझे पता है मेरी साइट पे हाइजीन नहीं होना चाहिए, मुझे पता है मेरे को पीपी पहनना है। पता होने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मीन्स नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू आउटकम। नॉलेज इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज प्लस एक्शन, नॉलेज प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू आउटकम। जब आप ये दोनों चीज में, नॉलेज तो लिए लाखों लोग बैठे हैं, उन्हें करना कुछ नहीं है, तो कुछ भी मतलब नहीं है ऐसे नॉलेज का। किसी के पास एक सब्जेक्ट की सिर्फ नॉलेज है और वो उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मैं 100 चीजों की नॉलेज कर लूं। नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपको उसका एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन और एक्शन पता होना चाहिए, देन ओनली आप उसका आउटकम ले पाओगे। इस बात को अगर आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे जिंदगी तो नहीं खत्म हो रही अभी तुरंत। वैसे तो एक पल, एक मिली सेकेंड का भी भरोसा नहीं है, बट एकदम नहीं खत्म हो रही है, चलेगी जिंदगी। बट भगवान भरोसे कुछ दिनों के लिए, एक दिन फायर इंसिडेंट होगा या कोई इंजरी इंसिडेंट होगा, उसी दिन लाइफ स्टॉप। करेक्ट है? करेक्ट है भाइयों? कुछ गलत बात लगी क्या मेरी कि आपको यार ये तो बिल्कुल ही बेकार सी बात बता दी? सर देखो, ये वाली बात तो करेक्शन आपको करना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है यार। कोई भी एक बंदा मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी स्पीच, ठीक है? मैं बाद में बीच में नहीं आना चाहता, मैं कंटिन्यू करूंगा, खत्म करूंगा, उसके बाद आगे स्पीकर्स और लीडर्स को चांस, मतलब उनका मोटिवेशन लेंगे। कोई भी एक बंदा यहां पे आके मुझे साइटों के चैलेंजेस बताए, कोई भी एक बंदा। देखो यार, एक तो बिंदास बनो अपनी लाइफ में, जो बोलना है, इस यहां का फियर होता है, मुझे पता है, बोलना बस की नहीं होता है, हाथ पैर कांपता है, आई कैन अंडरस्टैंड। कहना आसान होता है, दूसरे को देख के हंसना आसान होता है, पर जब खुद आते हैं ना तो आ जाती है। तो हम लोग
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई भी एक बंदा यहां पे आके जेन्युइन, सीएमएम सर है, योर सर्कल हेड इज देयर, इंफ्रा लीड, इंफ्रा इंजीनियर, आप सब भी हैं, सच में जेन्युइनली चैलेंजेस पता लगने चाहिए। कोई भी एक बंदा यहां पे आके जेन्युइन चैलेंजेस बताए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है, अगर सर इसको हम थोड़ा सा देखें तो हम अच्छा कर सकते हैं। और उस बंदे की वजह से जितने 60-70 और जितने 800-900 लोग पूरे सर्कल यूपी ईस्ट 1 के भी लोग जुड़े हुए, पता आपको, एरियल के लोग भी जुड़े हुए, और ये यूट्यूब का लिंक अदर सर्कल में भी जाने वाला है। तो मैं तो सब जगह डालता हूं, पंजाब, यूपी, वेस्ट, दिल्ली, सब देखते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी एक बंदा यहां आकर के उस चैलेंजेस को बताए हमें क्या परेशानियां आती हैं। अपने आप खड़े हो जाओ यार, कोई भी एक बंदा, मैं तो एक ही बंदे को बुला रहा हूं। सीआई कौन है? आप लोग सीआई हैं? कोई बुलाओ यार, अपने किसी भाई को बुलाओ फटाफट, नहीं फिर मैं आपको बुला लूंगा, फटाफट बुलाओ किसी को। आओ फटाफट आओ यार, टाइम नहीं है तेरा। क्या है आपका डिजिग्नेशन भाई? आ जाओ ऊपर, आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई के लिए बहुत तेज सी क्लैप करिए। आपका क्या नाम है भाई? मनोज श्रीवास्तव जी हैं, टेक्नीशियन। कितने सालों से? 1.5 साल हो गया भाई को, टेक्नीशियन है, 1.5 सालों से टेक्नीशियन। टोटल एक्सपीरियंस 3 साल से भाई। इससे पहले आराम से आरकॉम में थे, इससे पहले भाई आरकॉम में था, और 1.5 साल से हमारे लिए जियो में आजमगढ़ में ही काम करते हैं, टफेस्ट टेरिटरी में, बलिया जैसी जेसी में। एक बार और क्लैप बनना चाहिए ऐसे बंदे को। बलिया जेसी में टेक्नीशियन होना आसान नहीं है भाई, है ना। आप लोगों को सबको पता होगा चैलेंजेस यहाँ का, ठीक है। तो मनोज बताया था, हाँ, मनोज भाई से हम लोग कुछ सीखेंगे सब लोग, आप घबराओ नहीं, बिंदास होकर बोलना, ठीक है। देखो क्या है कि इसका नाम लिया है सीआई ने, कुछ देख के लिया होगा। अगर सीएमएम साहब सर तो मेरा नाम लेते नहीं है अच्छी चीजों के लिए, अगर ले तो मुझे कितना प्राउड फील हो। राम मिलन किसी का नाम ले कितना प्राउड फील हो यार, आई एम वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन, कि सर को मेरा नाम याद है, राइट। तो अगर इसको बुलाया तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन, राइट है, राइट, ठीक है भाई। तो हम भाई से पूछेंगे क्या चैलेंजेस इसको सच में आते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब तक ये चीजों को नहीं समझोगे, कई बार हम लोग डिस्कशन कुछ करते रहते हैं और उसका आउटकम या जो मतलब कंक्लूजन है वो कुछ और ही निकल जाता है। कोर पे बात करते हैं। आपको ऑपरेशन, आपकी साइट कितनी है भाई? 14 साइट है भाई के पास, साइटें तो ज्यादा नहीं आएगी, है ना। सारी P1 है, AG1 भी, तो बढ़िया टेक्नीशियन है। AG1 और P1 दोनों देखते हैं, तो इसीलिए शायद इनके पास साइट भी कम होगी कि AG1 का काउंट जिसके पास होता होगा उसको साइट कम देते होंगे, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो मुझे ऑपरेशन से रिलेटेड क्या परेशानी आ रही है? आजमगढ़ बलिया में सबसे कम अप टाइम है पूरे सर्कल में, आजमगढ़ बलिया का है, सही बात है। और सेफ्टी तो फॉलो होनी भी है, होती है, ठीक। दिल पे हाथ रख के बताइए सच में दोनों तरीके से क्या परेशानी आ रही है, बिंदास होके बोलना है। ये नहीं सोचना कौन बैठा कौन नहीं बैठा, ठीक है, ठीक है। राम मिलन कुछ कहेगा, मैं सीनम सर से डांट खिलवा दूं और बता दूं। कुछ परेशानियां इस समय ओवरलोड साइड पे है। जो ओवरलोड साइडें हैं उस पर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और कहीं कहीं पे डीजी बैटरी का दिक्कत है। उसको इस समय रनिंग करना बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट होता है बारिश के समय में। और जो साइडें ओवरलोड हैं, चाहे अलार्म बेसिस हैं, उनको ऑटोमेशन में रहेंगे तो ज़्यादा ऑटोमेशन आउटेज पे आदमी कंट्रोल कर सकेगा।
इस पे मेरा क्वेश्चन भी है। आपने प्रॉब्लम बताई, इसका क्या सॉल्यूशन पता है आपको? सॉल्यूशन पता? ऑटोमेशन हमें खुद से ही करना है OEM के थ्रू, और डीजी ऑटोमेशन करके 100% अपटाइम करना है। और उसके अलावा डीजी बैटरी की कुछ समस्याएं हैं जो सेफ्टी से नहीं होती है, बीच बीच में अभी ब्रेक लगा है, और सेफ्टी का सब कुछ मिलता ही है। जूते जो कि शूज हमें हर 6 महीने 1 साल में भाई के लिए एक बार क्लैप करिए। देखो क्या होता है, मैं आपको यही बता रहा था, स्टेज पे आके बोलना हर किसी के बस की नहीं है है ना? तो होता है, वो फियर होता है, ठीक है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छे से उसने बिंदास होकर चीजें बताई हैं। मैं अप्रिशिएट ही करता हूं ऐसे लोगों को जो अपने फियर को जीत करके आगे बढ़ के कुछ बोलते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी बोलता है, कुछ कम बोल पाते हैं, कम से कम उसने हिम्मत करी, स्टेज पे आकर के उसने सबके सामने बोला, इजी नहीं होता है। तो उसने 2-3 चीजें बताई जो मैं ऑब्जर्व कर पाया। एक तो वो बता रहा है कि डीजी ऑटो में होना चाहिए ताकि लाइट चली जाए तो तुरंत डीजी हमारा चल जाए। वो कह रहा है कि डीजी ऑटो में हमें खुद करना है या हम OEM का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। डीजी ऑटोमेशन आई थिंक हमारा वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है। अगर ये हम करते हैं तो हमारा नाइट मूवमेंट और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें अवॉइड की जा सकती है। एक प्रॉब्लम वो बता रहे थे कि डीजी बैटरी या मतलब कुछ बैटरीज का इशू है। बैटरीज का इश्यूज बहुत जल्दी ही अभी शायद सर भी ऐड कर देंगे अपनी बात में, बहुत बड़ा एक लॉट आने वाला है, तो डेफिनेटली यूपी स्टो के लिए भी आएगा, तो श्योरली CMP वाइज भी वो मूवमेंट होगी, तो आप लोगों को बैटरी मिलेगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और जहां तक सेफ्टी की बात है, मुझे ये पता है सबको 100% लोगों को हमने PP दिया हुआ है। कोई अगर हमसे छूट गया है तो या तो वो ले नहीं रहा है या वो लेना नहीं चाहता है ताकि उसको यूज ना करना पड़े। आप लोग इसका यूज कीजिए, ठीक है? क्योंकि यही एक मात्र चीज ऐसी है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हम लोग साइट पे जब जाते हैं तो हम लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं जो रिस्क को असेस कर पाए। मैं आपको देखो ये बिटर ट्रूथ बता रहा हूं, कड़वा सच है ये। हम लोग इतने कैपेबल नहीं होते हैं, हम लोग मतलब आप स्पेशली इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप साइट पे जाके रिस्क को असेस कर पाए अच्छे से। रिस्क असेसमेंट इज वेरी 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 डिफिकल्ट एक्टिविटी। बहुत सालों का एक्सपीरियंस, बहुत सालों का तजुर्बा, बहुत सालों से किया हुआ काम, तब जाकर के हमको हीरा भरना आता है। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, इट इज नॉट इजी एक्टिविटी। सेफ्टी मैनेजर इज सिटिंग विद द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स टू डिजाइन दी हीरा। वाई? वो जो एक्टिविटी है जब किक ऑफ होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, हम लोग तो स्टडी फेज में काम कर रहे हैं, अपनी साइट है ऑलरेडी रनिंग, बट जब कोई प्रोजेक्ट चालू होता है तो वहां पे जब किक ऑफ होता है तो किक ऑफ का सबसे पहला डिस्कशन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर करता है वो करता है रिस्क क्या है यहां पर, हैजार्ड आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो वहां पे मोटा मोटा ब्रॉडली 50 से 60 पॉइंट बना लिए जाते हैं बैठ करके, ऑपरेशन सेफ्टी टीम बैठ के बनाती है, और उसके बाद उसका हम लोग डिजाइन निकाल देते हैं कि ये चीजें हम करेंगे तो इसको रिस्क को हम कम कर सकते हैं। हावेवर जब
काम चालू होता है तो इन बिटवीन बहुत सारी चीजें आती हैं, और अगेन एंड अगेन छोटी छोटी एक्टिविटीज का एक ब्रॉड हीरा हो गया जो एट द टाइम ऑफ किक ऑफ बना, फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज का छोटी छोटे प्लांट में जो इक्विपमेंट है उनका अलग हीरा बनना चालू होता है। कैसे? कोई इक्विपमेंट या कोई भी एक्टिविटी मेरी चालू हुई तो मैं उस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, इतना टर्म आपको नहीं पता होगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस हम करते हैं, जॉब हैजार्ड एनालिसिस करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, हीरा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स निकाले जाते हैं उस प्लांट, उस प्रोजेक्ट, उस साइट के लिए। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है, हम लोग स्टडी स्टेट में काम कर रहे हैं जहां पे साइट ऑलरेडी रनिंग, साइट रनिंग होने के कारण ऑलरेडी सारी चीजें प्लेस में हैं, और जो चैलेंजेस आते हैं वो डायरेक्टली आपके पास आता है। मतलब ये बंद प्रीमाइसिस नहीं है, ये किसी को पता नहीं लग पाता, डायरेक्टली आपके पास वो चैलेंजेस या रिस्क चले जाते हैं। जब वो चैलेंजेस या रिस्क आपके पास जाते हैं उसका सॉल्यूशन भी फिर आपको निकालना होता है। अब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है उसका सॉल्यूशन निकालना, तो जब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं उल्टे सीधे काम करके उसको और ज्यादा खराब कर देता हूं। मुझे पता है मॉनसून का सीजन आने वाला है, मेरी साइट का जो बेस है वो इतना कम है कि वहां थोड़ी सी भी पानी होगा तो वाटर अंदर चला जाएगा, वाटर इंक्रेस हो जाएगा। बट मैंने पहले नहीं उसको जज किया, रिस्क असेस नहीं किया, और जब बारिश हुई, इस समय हमारी बहुत सारी साइटें वाटर लॉग में फंसी हुई। क्या सच में वो साइटों को मैंने सीआई ने क्या वो इंफ्रा इंजीनियर को सच में वो साइटें दी थी कि सर इस मॉनसून में ये साइट हमारी वाटर लॉग में जा सकती है और इस साइट का जो लेवल है उसको अप करवा दीजिए। जब वो सच में चली गई वाटर लॉग में, उसके बाद आपने वो साइट को बंद कर दिया 15-20 दिन के लिए। अब उस साइट का पर्टिकुलर टाइम अप टाइम 0 हो गया, आउटकम 0 हो गया। अब हमारे पास एक मोटा सा एक्सक्यूज है, मेरी साइट तो फ्लड में फंसी हुई है। अभी मैं आते हुए देख रहा हूँ आप पूरा गंगा जी का पानी या जो भी है नदी, गंगा जी है, गंगा जी का पानी आया हुआ, बहुत सारी साइटें फंसी होंगी यहाँ पे, फंसी है। तो मैं तो एज्यूम कर रहा हूं अगर जाके देखेंगे सच में भी फंसी होंगी, बट कुछ साइटें तो जेन्युइन फंसी होंगी, क्योंकि कितना भी उसको आप कर लो, आप अगर वहां पे फ्लड का पानी आया तो वो डूबी जाएंगी। बट कुछ साइटें ऐसी होंगी जो हमारी साइट अगर थोड़ी सी हो जाती तो हम उसको सेव कर सकते थे, या जहां पे हम सॉइल फिलिंग करा देते तो भी हमारी साइटें बच सकती थी। बट ऐसा ना करने की वजह से वो हमारी एक प्रॉब्लम हुई और हमारी साइट डाउन में चली गई। तो मेरा क्या कहना है, आपके और हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, पर एक्सक्यूजेस से बढ़ करके आगे उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है और कैसे। देखो क्या है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी सीख के गए और किसी भी चीज से आपने इसको रिलेट किया लाइफ में, तो आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। ये सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेशन की बात नहीं है, ये सिर्फ फैमिली की बात नहीं है, ये सारी बातों का कोलैबोरेशन है। जिस भी मोमेंट पे जहां भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। आपको जब तक ये चीजें, आपको जो नीची नीची चीजें हैं ये समझ में नहीं आएंगी, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक बार भगवान ने 3 बंदों को चूज किया और उनसे कहा कि भाई तुमसे एक टास्क करवाते हैं, और उस टास्क में जो जीतेगा उसको एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे। ठीक है? तो टास्क क्या था कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टास्क क्या था कि उन तीनों बंदे वो रोज शराब पीते थे और उनसे बोला कि 1 महीने तक शराब नहीं पीना। भगवान बोल रहे हैं भाई करना पड़ेगा और गिफ्ट भी है, पता नहीं पूरी मतलब जब तक मतलब मुझे
वो क्या बोलते हैं उसको, आजीवन, मतलब हमेशा जीने का कोई वरदान मिल जाए कि मैं मरूं ही ना, है ना, अमर अमर हो जाऊं मैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 1 महीने तक शराब नहीं पिया। ठीक है, तो ये महीना चल रहा है अगस्त का, 1 से 31 तक भाई ने छोड़ दिया शराब, तीनों ने। ठीक है, उसमें से एक ने 1 दिन पी लिया, एक ने कभी पी लिया, नहीं माना गया उससे, यार प्रॉब्लम हो रही थी उसको, प्रोटीन की प्रॉब्लम हो रही थी, शराब पिया प्रोटीन हुआ पूरा। तो प्रोटीन की प्रॉब्लम होती है जिसको शराब की आदत हो, तो प्रोटीन उसने अपनी बॉडी में पूरा किया। तो 3 में से सिर्फ 1 बंदा बचा जिसको वो अवार्ड मिलना था भगवान से। 31 तारीख को जब वो दिन पूरा हो गया, अब 1 तारीख को भगवान के पास उसको जाना था, तो उसको एक प्राउड मोमेंट आया कि यार मैं जीत गया 3 लोगों में। पहले तो यार 144 करोड़ ने, भगवान ने हम 3 को सेलेक्ट किया, वी आर फॉर्चुनेट, उन तीनों में भी मैं बेस्ट, मैं जीत गया। 1 से 31 मैंने शराब नहीं पी। शाम को भगवान से मिलना था, अब वो खुशी में इतना फूल के गुप्पा हो गया, उस खुशी में जाके 31 की शाम की मूवमेंट पूरा हो गया, 31 की शाम को उसने शराब पी ली। अब वो शराब पी हुई हालत में भगवान के पास चला गया गिफ्ट लेने कि सर भगवान मैंने 1 से 31 तक शराब नहीं पी, मैं जीत गया। तो क्या भगवान को उसको वो गिफ्ट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं मेजॉरिटी से यूनैनिमसली कि नहीं देना चाहिए। वो गिफ्ट क्यों नहीं देना चाहिए? जिस इंसान में 30 दिन के बाद भी 1 दिन रुकने का भरोसा नहीं है, शराब पीना डिफरेंट इशू है कि 31वें दिन उसने पी लिया। प्रॉब्लम है कि 30 दिन पीने के बाद 31वें दिन उसको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और उसने 31वें दिन जाके वो शराब पी ली। भगवान ने उससे बोला कि वो जो 2 बंदे थे तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो। उन्होंने ये चीज उनकी बॉडी अलाउ नहीं करी, उनको चाहिए था अल्कोहल, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। तुमने क्यों किया? कि तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, मैंने तो दुनिया जीत ली, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जो हम में से कितने सारे लोग यहां पे हैं जिनके साथ साइटों पे प्रॉब्लम, सेफ्टी में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं तो 20 सालों से करता आया हूं, 20 साल से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? अभी इलेक्ट्रिक सेफ्टी मंथ हमारा जस्ट गया है। आप सरप्राइज होंगे सुन करके, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, इलेक्ट्रिक इंसिडेंट जो होते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज से इतने ज्यादा नहीं होते हैं जितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होते हैं। मतलब जिसको कुछ नहीं आता इलेक्ट्रिक का, वो आदमी कम मर रहे हैं, जिनको सब कुछ आता है वो आदमी ज्यादा मर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंसिडेंट वर्क एट हाइट में भी सेम है और डिफेंसिव ड्राइव में भी सेम है, मतलब रोड एक्सीडेंट में भी सेम है। जिस आदमी को, जिस बच्चे को नई नई साइकिल, मोटरसाइकिल मिलती है, वो तो बड़ा सेफली चलाता है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से तबीयत खराब थी मेरी। तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो टावर पे 5 साल से काम करता हूं, मेरे साथ तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हो। 50 मीटर के टावर पे चढ़ रहा हूं मैं तो। बहुत सारे रिगर होंगे जो गर्लफ्रेंड को फोटो भेजते होंगे ऊपर से ऊंचाई से बना करके, है देख मैं वहां पे हूं एफिल टावर पे, कुतुब मीनार पे खड़ा हूं मैं आज, किसी को अलाउ नहीं है, ताला है, मैं खाली आया हूं। आई हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम नरेंद्र मोदी। ठीक है तो इस टाइप की जो वीडियोस आप बना के या जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी मैं बोल रहा हूं जस्ट फॉर टू रिलेट मी,
मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि आप ऐसा सच में करते होंगे, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट जो इस तरीके की वीडियो या जो ओवर कॉन्फिडेंस या जो इस तरीके के काम करता है सच में, ये बहुत गलत है। साइटों पे जाके हमें ऐसा कोई भी हॉर्स प्ले नहीं करना चाहिए। हॉर्स प्ले का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, वो कितना भी बढ़िया शादी पादी, कई बार वो पैर उठा के फालतू में नाचने लगता है, तो इसको कहते हैं हॉर्स प्ले। कि किसी भी चीज में दूसरे की शादी हो रही है, उसमें डांस करना चालू कर दिया, तो वो वाला काम हमें नहीं करना है कि साइट पे हम गए फालतू में कोई एक्टिविटी हम ऐसी कर रहे हैं जो हमारी जान के लिए जोखिम है। होता है ना ऐसा? तो कुछ चीजें आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? अरे भाई इतना एफर्ट लगा रहा हूं, बोलो। ठीक है, समझ आ रहा है ना? लास्ट इमोशनल एक कनेक्ट आपको देना चाहता हूं। मैं कल आया था बलिया, अपनी फैमिली से दूर हूं, आप सब भी अपनी फैमिली, किसी का घर यहां होगा, कोई बाहर से होगा, कोई कहीं से आया होगा। विवेक फैजाबाद से है, और भी वो शायद बाराबंकी से है, शिवम, और भी बहुत सारे लोग दूर दूर से भी हो सकते हैं, कोई बिहार, कोई कहीं और से भी हो सकता है। हम सब लोग अपनी जीवनी जिंदा रहने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, कमिंग टू द सीरियस नोट, हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। इस नौकरी को करते हुए हमारा सिर्फ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो, इसके अलावा हमारा कोई भी तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पहला ऑब्जेक्टिव है हमें मंथली सैलरी चाहिए, ठीक है, मतलब पैसा कमाना, सीधी बात, पैसा कमाना नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है ये। और दूसरा ऑब्जेक्टिव भी इसी से रिलेट करता हुआ है, मेरी फैमिली को खुश रखना। इसके अलावा कोई तीसरे ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पे काम करता है क्या? नहीं कर रहा। अगर मैं सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव, पहला वाला ऑब्जेक्टिव दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव के अंदर है, मतलब पैसा कमाना भी फैमिली की खुशी के लिए ही है, नहीं तो हम लोग तो जो है बनियान में भी रह लेंगे। दूसरा पार्ट में बोलना नहीं चाहता रह लेंगे। तो अगर मैं अपनी फैमिली के लिए सारी चीजें कर रहा हूं और मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, कितना अनफॉर्चुनेट है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल, 20 साल घर पे वेट करती होगी, रोज पापा मुझे फोन करेंगे। एक इमोशनल कनेक्ट होता है बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। वो ऐसा कौन सा बंदा है हम में से, बिंदास होके बताइएगा, जो ये सोचता है कि यार मेरा एक्सीडेंट हो जाए मुझे कोई इशू नहीं, मेरा पैर कट जाए, हाथ कट जाए, मेरी किडनी बाहर आ जाए, मुझे कोई इशू नहीं है सर, मैं तो बिल्कुल बिंदास हूं, मेरा तो दिल बाहर निकल जाए एक्सीडेंट में, ट्रक चढ़ जाए, मेरा कोई इशू नहीं है। ऐसा कौन बंदा है ऐसा कोई बंदा? तो मुंह से बोलो नो, कोई नहीं है हम में से ऐसा बंदा जो ये सोच के बाहर निकलता हो मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सब ये प्रे करते हैं मैं अच्छा रहूं, मैं अपनी फैमिली को मैक्सिमम टाइम दूं, मैं अपनी फैमिली को के लिए मैं अच्छा बनूं, अच्छा करूं। अगर मेरा इमोशनल कनेक्ट अपनी फैमिली के साथ ऐसा है, अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को वीडियो कॉल करूं, अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के शाम को वापस जाऊं, यही सेम ऑब्जेक्ट तो हम लोगों का भी है। सीएम सर भी तो यही कहते हैं, भाई जैसे आए हो ऐसी सही सलामत शाम को अपने घर चले जाना, यही तो बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। आपको कभी ये बोला है क्या कि फ्लड है, फ्लड में गर्दन बिल्कुल डूब के अंदर चले जाओ तैरते हुए? आप कर रहे हो, बोलता कोई नहीं है। जेन्युइन चैलेंजेस आपको राम मिलन को बताने पड़ेंगे, प्रवीण को बताना पड़ेगा। उसको कैसे पता? वो तो चिल्लाएगा साइटें अब क्यों डाउन क्यों है, नहीं पता उसको, बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। सर वीडियो कॉल कर लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको सही प्रॉब्लम क्या है। 10 साइटें डाउन पड़ी है, प्रॉब्लम 2 पे है, 8 साइटों का आपने बहाना लिया हुआ है, इसलिए वो फिर चिढ़ करके चिल्लाते हैं। सही है? यस। तो अगर मुझे सारी चीजें पता है और मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो भाई आप दूसरे की भी परेशानी समझो। हम भी अपनी फैमिली के लिए सारे लोग जॉब करते हैं,
हमारी भी जॉब में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी किसी के लिए अकाउंटेबल हैं, हमें भी कहीं पे जवाब देना होता है और हम आपके बिहाफ पे जवाब दे पाते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम भी नहीं कर सकते। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही हम परफॉर्म कर पाएंगे। आप अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी ताकत को जब तक नहीं समझोगे, जब तक आप अपने अंदर का स्टेमिना नहीं जानोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। स्टेमिना हर जगह यूज नहीं करना, ठीक है? अच्छी जगह पे यूज करना है। तो अपने काम में भी लगाना है कि हमारा काम अच्छा दिखाई दे, निखर के सामने आए। अपने आप को भी सेफ रखना है। समाज को हम एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? मेरी साइड पे ऐसा कोई इशू तो नहीं है कोई बच्चा खेलता हुआ आ जाए और उसको करंट लग जाए? क्या मेरी साइट पे लॉकिंग प्रॉपर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, मैं बता रहा हूं। अभी पता है आपको लखनऊ वन में एक इंसिडेंट हुआ है, नहीं पता होगा आपको, बता देता हूं। लखनऊ वन में एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर एक छोटा सा बच्चा 4 साल का ट्रांसफार्मर पे खेलता हुआ पहुंच गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उस ऑन द स्पॉट मर गया। अब आप सोचिए 4 साल का बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, वो एक ट्रांसफार्मर पे गया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो बच्चा मर गया। अपने जियो का इंसिडेंट है, हमारे प्रीमाइसिस में नहीं आता है, इसलिए हमने आपसे के साथ डिस्कस नहीं किया, बट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल। अब आप सोचिए वो 4-5 साल का बच्चा, वो जिसका बच्चा रहा होगा, अब उसमें हम गलती निकालते रहे, ट्रांसफार्मर में फेंसिंग नहीं थी, ट्रांसफार्मर में बाउंड्री नहीं बनाई गई थी, ट्रांसफार्मर वायर नहीं लगाया गया था, गवर्नमेंट की गलती है, जियो की गलती है, टेक्नीशियन को ध्यान देना चाहिए था, फलाने को ध्यान देना चाहिए था। मैं एग्री हूं, देना चाहिए था, पर क्या उसमें माँ बाप की गलती नहीं है कि एक 4 साल का बच्चा उस ट्रांसफार्मर के रेडियस में गया कैसे? इतना पास नहीं था वो ट्रांसफार्मर, एक जंगल में लगा हुआ ट्रांसफार्मर, वो बच्चा कैसे पहुंच गया वहां तक? अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा नहीं रहा। बहुत सारे हुए चीजें हुई, आपको पता है गवर्नमेंट से कौन लड़ पाएगा? उसकी फैमिली को 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिला। पैसा कोई घाव पे मरहम नहीं लगाएगा। मैं आप ये बोल सकते हैं कि सर वो 4 साल का बच्चा चला गया, इससे बड़ा पेन, मतलब मेरा तो दूसरा कहना है कि एक तो उसका बच्चा चला गया, ऊपर से उसको कोई बेनिफिट कुछ नहीं। हमें अपनी साइटों का खुद ध्यान रखना है। हमारी साइटों पे क्या रिस्क है हमें खुद देखना है। हमारी साइटों से किसको, थर्ड पार्टी को अगर कोई इश्यू हो सकता है, मुझे खुद देखना है। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फाइबर टीम के साथ आती है, क्योंकि फाइबर टीम वाले कहीं भी गड्ढा खोद के खड़े हो जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अच्छा, हमारे खुद के साथ रिस्क है। अभी गोरखपुर का इंसिडेंट आप सबको पता ही होगा। गोरखपुर के इंसिडेंट में यही हुआ है कि वो जहां जो भी वहां मशीन चलती थी वो सॉइल कोलैप्स हो गया। हम लोगों ने जो भी उसका रिस्क असेसमेंट किया, देखो एक्चुअल चीजें जो बिल्कुल वो कुछ चीजें हम कहीं ना कहीं मिस कर ही जाते हैं। आपको खुद वो रिस्क असेसमेंट करना है, अदरवाइज अपने सीनियर को वीडियो कॉल के थ्रू या किसी भी तरीके से उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, तो कैसे मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूं, इन चीजों से दूर हो सकता हूं, इन चीजों से। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे ध्यान से प्यार से सुनने के लिए। आई होप छोटा मोटा कुछ आपको बता पाया होगा, सिखा पाया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। ओके, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए